लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने सेक्शन 6 की बात की थी, रेजिडेंशियल स्टेटस। इसके अंदर हमने ये जाना था कि रेजिडेंशियल स्टेटस में कौन पर्सन्स जो हैं, 3 तरह के पर्सन्स होंगे। एक तो रेजिडेंट होगा, एक नॉन रेजिडेंट होगा। अगर रेजिडेंट होगा तो रेजिडेंट कैसे होगा, उसके लिए 2 बेसिक कंडीशन होंगे, तो किसी एक कंडीशन को फुलफिल करनी पड़ेगी तब वो रेजिडेंट बनेगा। ठीक है, उसके बाद अगर वो रेजिडेंट है तो उसमें भी 2 चीजें, ऑर्डिनरी है, नॉट ऑर्डिनरी है, उसके लिए भी 2 कंडीशन है, बोथ आर कंडीशन आर फुलफिल्ड, तब उसको रेजिडेंट बट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बोलेंगे। अगर किसी एक कंडीशन को फुलफिल नहीं किया तो वो नॉन रेजिडेंट में चला जाएगा, यानी रेजिडेंट होगा लेकिन बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा। और अगर बेसिक कंडीशन को फुलफिल नहीं करता तो नॉन रेजिडेंट होगा। इसी तरह से हम लोगों ने इंडिविजुअल, एचयूएफ और लोकल अथॉरिटी, पार्टनरशिप फर्म, बाकी कंपनी, सबका देख लिया था कि रेजिडेंट स्टेटस कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, आज हम बात करने जा रहे हैं सेक्शन नंबर 7 की, रेजिडेंशियल स्टेटस का सेक्शन नंबर 7। सेक्शन नंबर 7 आप लोगों को याद होगा, जब मैंने सेक्शन नंबर 5 आप लोगों को पढ़ाया था, तो एक चीज बताई थी 5 पढ़ाते समय। मैंने कहा था कि इनकम अक्रूड और अराइज एंड डीम टू बी अक्रूड और अराइज, ठीक है ना, तीनों के लिए टैक्सेबल होती है। रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, तीनों के लिए टैक्सेबल होती है। तब मैंने उस समय एक वर्ड इस समय यूज किया था, डीम टू बी अक्रूड। इसी तरह मैंने नीचे आप लोगों को दूसरे केस में बताया था कि इनकम रिसीव्ड और डीम टू बी रिसिप्ट इन इंडिया, ठीक है ना। तो मैंने उस समय आपको बोला था कि इनकम डीम टू बी अक्रूड सेक्शन नंबर 9 में पढ़ेंगे अपन, और इनकम रिसिप्ट और डीम टू बी रिसिप्ट जो है वो अपन सेक्शन 7 में पढ़ेंगे। याद है वो बात, जब मैंने आपको सेक्शन 5 पढ़ाया था, जब उस समय पे स्पेशली बात है कि डीम टू बी रिसिप्ट हम सेक्शन 7 में डिस्कस करने वाले हैं, और डीम टू बी अराइज और अप्रूव्ड जो होगी इनकम वो हम सेक्शन 9 में डिस्कस करने वाले। तो आज सेक्शन 7 में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, सेक्शन 7 में डिस्कस करने वाले इनकम डीम्ड टू बी रिसिप्ट, income deemed to be received. Today we are discussing the section number 7, undertaking income deemed to be received. ठीक है, अब हमें ये देखना है इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड। देखो एक बात बता, तो बच्चा इस सेक्शन को ध्यान में रखने के लिए, यानी इस सेक्शन को पढ़ने के लिए हमें किसी और टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा पहले, और वो टॉपिक कौन सा है। जब हम सैलरी हेड पढ़ने जाएंगे तो सैलरी हेड के अंदर एक टॉपिक आएगा प्रोविडेंट फंड के नाम से। आज ही बोल रहा हूं, जब मैं सैलरी हेड पढ़ाऊंगा तो उस समय मैं उस टॉपिक को कवर नहीं करूंगा, क्योंकि आज मैं इस टॉपिक को कवर करने वाला हूं, प्रोविडेंट फंड को। जब हम सैलरी हेड पढ़ते हैं, यानी जब कोई इंसान जॉब करता है और जॉब करके सैलरी कमाता है, तो एक टॉपिक आता है सैलरी के अंदर, प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड, ध्यान रखना, अभी के लिए मैंने इस टॉपिक के लिए बात करना बंद कर दिया है। ये टॉपिक, जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद इस टॉपिक पे बात करूंगा मैं। अभी केवल ये समझो प्रोविडेंट फंड पे। ये प्रोविडेंट फंड मैं आज ही पढ़ा रहा हूँ आपको, नेक्स्ट क्लास के अंदर जब मैं सैलरी पढ़ाऊंगा, जब भी मैं सैलरी पढ़ाऊंगा तब मैं प्रोविडेंट फंड दोबारा नहीं पढ़ाने वाला, ठीक है ना। उस समय मैं बात करूंगा प्रोविडेंट फंड की, तो समझ जाना कि आज जो क्लास ली थी उस समय की बात की जा रही है। प्रोविडेंट फंड क्या होता है, क्या होता है कि जब कभी भी कोई भी इंसान कोई काम करता है, यानी नौकरी करता है, तो एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद में वो रिटायर्ड हो जाता है जॉब से, 60 साल की उम्र के बाद, 70 साल की उम्र के बाद। तो उस केस के अंदर वो क्या डिपेंडेंट रहेगा, उस समय क्या करेगा, वो अपनी वृद्धावस्था, जो अपनी उम्र है, बुढ़ापे का जो टाइम है उसका, वो कैसे निकालेगा। वो बुढ़ापे का टाइम निकालने के लिए गवर्नमेंट ने एक प्लान लेकर आया। गवर्नमेंट बोलती है कि आप प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट करो, यानी कंट्रीब्यूट करो, ये आपका रिटायरमेंट बेनिफिट होगा। इट मीन्स अगर इंसान रिटायर्ड हो जाता है अपनी जॉब से एक निश्चित टाइम ड्यूरेशन के बाद में, तो उसे आफ्टर रिटायरमेंट एक हैंडसम अमाउंट दिया जाता है। क्या दिया जाता है, एक हैंडसम अमाउंट दिया जाता है, या बहुत गुड अमाउंट पे किया जाता है, ताकि वो अपनी क्या कर सके, अपनी आगे की जिंदगी काट सके, वो इंडिपेंडेंटली आगे की जिंदगी काट सके, उसे डिपेंड नहीं होना पड़े। तो क्या प्रोविडेंट फंड ही क्या रिटायरमेंट बेनिफिट है क्या? नहीं,
बहुत से रिटायरमेंट बेनिफिट होते हैं, लीव एनकैशमेंट भी रिटायरमेंट बेनिफिट होता है, ग्रेच्युटी भी रिटायरमेंट बेनिफिट होता है, पेंशन फंड भी रिटायरमेंट बेनिफिट होता है। हम केवल स्पेशली पर्टिकुलर प्रोविडेंट फंड की बात करने वाले हैं। प्रोविडेंट फंड इज द रिटायरमेंट बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है, ये एम्प्लॉइज का एक रिटायरमेंट बेनिफिट है। आफ्टर रिटायरमेंट गवर्नमेंट हैज टू पे द हैंडसम अमाउंट ऑफ एम्प्लॉई, ठीक है, तो वो हमारा क्या होगा, प्रोविडेंट फंड होगा। अब बात यह आती है कि क्या एम्प्लॉई रिटायरमेंट होता है, क्या एम्प्लॉई ही क्या रिटायर्ड होता है, बाकी और कोई रिटायर्ड नहीं होता। आज मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, मेरा ऑन बिजनेस है, मैं खुद पढ़ाता हूँ, मैं कोई एम्प्लॉई नहीं हूँ, कहीं काम नहीं करता, तो क्या मैं रिटायर्ड नहीं होऊंगा? एक साल यानी एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के बाद में 60-70 साल की उम्र के बाद में मैं भी तो रिटायर्ड होऊंगा, काम से क्या जिंदगी भर थोड़ी काम करता रहूंगा। तो मैं भी तो चाहता हूँ कि मैं क्या हूँ, मैं क्या रहूँ, इंडिपेंडेंट रहूँ, मैं क्या रहूँ, इंडिपेंडेंट रहूँ। उसके लिए मेरी आगे की जिंदगी निकल जाए, यानी मेरा जो आगे का जो टाइम होगा 60 साल के बाद, 70 साल के बाद, मेरा टाइम जो है वो इजीली सेफली आगे तक इंडिपेंडेंटली कट जाए। उसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी? क्या केवल एम्प्लॉइज के लिए ये बेनिफिट है? क्या हमारे लिए नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। गवर्नमेंट ने बोला कि हमने प्रोविडेंट फंड को 4 तरह से बांटा है। कितनी तरह से बांटा है? 4 तरह से बांटा। पहला स्टेचू, स्टेचुरी प्रोविडेंट फंड। दूसरा होगा रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। तीसरा होगा अनरिकॉग्नाइज। प्रोविडेंट फंड। और चौथा होगा हमारा पब्लिक प्रोविडेंट फंड। जिसको हम पीपीएफ बोलते हैं। मतलब ये हुआ कि ये जो 3 प्रोविडेंट फंड है, ये 3 प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉय के लिए बनाए गए हैं। किसके लिए बनाए गए हैं? एम्प्लॉय के लिए, जो कर्मचारी होते हैं उनके लिए बनाए गए हैं। बट ये जो प्रोविडेंट फंड है ये सबके लिए बनाए गए हैं। सबका मतलब, जैसे मैंने बोला कि मैं एम्प्लॉय नहीं हूं, मैं खुद का काम करता हूं, तो क्या मैं अपनी लाइफ सेफ नहीं रखना चाहता? मैं आगे अपनी जिंदगी कैसे काटूंगा? तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इस पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो आफ्टर रिटायरमेंट अगर मैं अपने खुद के बिजनेस से रिटायर्ड होता हूँ स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के बाद में, तो मुझे इस पब्लिक प्रोविडेंट फंड से रिटायरमेंट का बेनिफिट मिलेगा। ये हैंडसम अमाउंट मुझे दिया जाएगा रिटायरमेंट के बाद में, और उससे मैं अपनी इंडिपेंडेंटली आगे की लाइफ काट लूंगा। तो क्या ये पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो है वो केवल ऑनर्स के लिए है, यानी एम्प्लॉयज के लिए नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड सबके लिए है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड सबके लिए है। एम्प्लॉय चाहे तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन कर सकता है, और ऑनर नॉट एम्प्लॉय, जो नॉन एम्प्लॉय है, जो लोग एम्प्लॉय नहीं है, नॉन एम्प्लॉय भी इसमें, नॉन एम्प्लॉय तो करेगा इसमें कंट्रीब्यूट, एम्प्लॉय भी इसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है। सबके लिए, एम्प्लॉय और नॉन एम्प्लॉय दोनों के लिए चलता है। लेकिन ये जो 3 फंड है ये केवल और केवल एम्प्लॉइज के लिए है। किसके लिए है? एम्प्लॉइज, ठीक है। ये 3 फंड एम्प्लॉइज के लिए है। ये किसके लिए है? एम्प्लॉय एंड नॉन एम्प्लॉय, यानी एम्प्लॉय। अब अगर एम्प्लॉय यहां आता है तो क्या यहां नहीं आएगा? यहां भी आ सकता है। अगर एम्प्लॉय यहां आ गया तो क्या यहां नहीं आएगा? यहां भी आ सकता है। यहां आ गया तो क्या यहां नहीं आएगा? यहां भी कर सकता है कॉन्ट्रीब्यूट, और यहां भी कर सकता है कॉन्ट्रीब्यूट। दोनों जगह कर सकता है, कोई इशू नहीं है बड़ा, ठीक है ना? वो दोनों जगह कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकता है।
अब बात आती है सर कि ये स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड क्या होता है। ये स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड जो है ये जितनी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उनके लिए बनाया गया है। किनके लिए बनाया गया है? गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए बनाया गया है। स्पेसिफिक केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉई के लिए बनाया गया है, जिसे रन किया जाता है प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925, जिससे रन किया जाता है 1925 यानी प्रोविडेंट फंड एक्ट जो 1925 था उससे रन किया जाता है। किसके लिए? गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए। कौन सा फंड? स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। बट अगर ये दोनों फंडों की हम बात करें तो ये भी एम्प्लॉइज के लिए है। ये कौन से एम्प्लॉइज के लिए? ये है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय यानी प्राइवेट एम्प्लॉइज के लिए, जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं उनके लिए ये तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए है, स्पेसिफिक गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए ये होगा। ये किसके लिए होंगे? रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड और अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए ये होंगे। ठीक है, जिसे रन किया जाता है किसके द्वारा? पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952 गवर्नमेंट इसे रन करती है। किस एक्ट के तहत? प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952। वापस समझ लो, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए होता है, केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए, इसमें प्राइवेट एम्प्लॉइज नहीं आते। ठीक है ना, ये केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए होता है, जिसे रन किया जाता है। किस एक्ट के तहत चलता है? ये 1925 का जो एक्ट है पीएफ का, उसके द्वारा रन किया जाएगा। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड और अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है, वो भी एम्प्लॉइज के लिए, लेकिन कौन से एम्प्लॉइज के लिए? नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए। इसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं आते, इसमें नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आएंगे, जिसे रन किया जाएगा प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952 के तहत। बात समझ में आई? ठीक है, अब बात आती है, यहां तक तो बात हमारी समझ में आ गई कि भाई स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड सर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए होता है, ये नॉन गवर्नमेंट के लिए होता है, इस पे 1925 एक्ट लगता है और इस पे 1952 का एक्ट लगता है। और ये किसके लिए है? ये एम्प्लॉय एंड नॉन एम्प्लॉय, एम्प्लॉय एंड नॉन एम्प्लॉय, चाहे से वो गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, तीनों ही केसेस में ये काम में लिया जाता है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड कहाँ काम आता है? चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो वो भी इसमें कंट्रीब्यूशन कर सकता है, चाहे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो वो भी इसमें कंट्रीब्यूशन कर सकता है, चाहे सेल्फ एम्प्लॉयड हो वो भी इसमें कंट्रीब्यूशन कर सकता है। तो सर ये तो आपने बता दिया कि भाई ये किसके लिए होता है, ये किसके लिए होता है, ये किसके लिए होता है, ये किसके लिए होता है। ये भी बता दिया कि ये कौन से एक्ट से रन होते हैं, ये दोनों कौन से एक्ट से रन होता है। ये भी बता दो ये कौन से एक्ट से रन होता है। ये भी रन होता है हमारा प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952 से। यहां तक बात समझ है, आगे चलिए। ठीक है, 4 तरह के प्रोविडेंट फंड है, ये गवर्नमेंट के लिए, ये दोनों प्राइवेट के लिए, ठीक है, ये सबके लिए, गवर्नमेंट हो चाहे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज में दोनों तरह की कैटेगरीज आ गए, और सेल्फ एम्प्लॉयड सबके लिए है। ये 1952 से चलता है, 1952 से चलता है, 1925 से चलता है, 1952 1952 से चलता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये तो मान लिया कि ये स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए स्पेसिफिकली बनाया गया है। ठीक है, ये भी मान लिया कि ये एम्प्लॉयज के लिए, चाहे नॉन गवर्नमेंट हो चाहे गवर्नमेंट हो या चाहे सेल्फ एम्प्लॉयड, उनके लिए बनाया गया। ठीक है, लेकिन ये तो जो है ये दो हमने नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए बनाया, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए बनाया एम्प्लॉय। तो सर ये बता दो कि ये दो क्यों बने, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। जब नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय एक है तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए दो क्यों बने? वो चाहे इसमें कर लेता, एक ही बना लेते हैं, चाहे रिकॉग्नाइज हो जाता था, अनरिकॉग्नाइज होता। दो क्राइटेरिया क्यों रखे गए, रिकॉग्नाइज और अनरिकॉग्नाइज। एक एम्प्लॉय के लिए दो तरह के फंड क्यों बनाए गए? यहाँ तो मान लिया एक एम्प्लॉय के लिए एक फंड बनाए, यहाँ मान लिया एक तरह के लोगों के लिए एक फंड बनाए, जैसे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सेल्फ एम्प्लॉय, उनके लिए एक फंड स्पेशली बना दिया। लेकिन नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए दो फंड क्यों बनाए गए हैं?
स्पेशली नो दो फंड क्यों बने? देखो, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, इसका मतलब यह है कि वो फंड, वो प्रोविडेंट फंड रिकॉग्नाइज माना जाएगा जो हमारी दोनों में से कोई एक भी कंडीशन फुलफिल करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। अगर हमारी दोनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो वो किसमें चला जाएगा? बाय डिफॉल्ट अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में चला जाएगा। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड की दो कंडीशंस है। कंडीशन फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या है? ये बोलता है कि ऑल रूल्स एंड रेगुलेशंस mentioned in Provident Fund Act, mentioned in Provident Fund Act 1952, ठीक है? All rules or regulation mentioned in Provident Fund Act 1952 are followed by the employer। मतलब समझे? All rules and regulations which is mentioned, लिख लो जैसे इसको, which is mentioned which has been mentioned in PF Act 1952, जिसे मेंशन किया गया है PF Act 1952 में, यानी जो प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952 है उसमें जो रूल्स और रेगुलेशन मेंशन किए गए हैं उनको अगर फॉलो करता है कौन? एम्प्लॉयर। तो पहली कंडीशन ये है, अगर एम्प्लॉयर उनको फॉलो करता है तो वो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में जा सकता है। सेकंड, इफ या इन केस some rules or regulations are not followed but prior permission adopted from assessing officer या कमीशन। क्या बोला मैंने? देखो, in case some rules or regulation are not followed and क्या बोला? इन केस सम रूल्स और रेगुलेशन आर नॉट फॉलो, मतलब अगर वो कोई रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता और साथ में प्रायर परमिशन ले लेता है, किससे? इनकम टैक्स कमिश्नर से, तो ऐसे केस में भी वो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में जा सकता है। वापस बोल रहा हूं, अगर आपने जितने भी एक्ट में रूल्स दे रखे हैं, कौन से एक्ट में? प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952 में जितने भी रूल्स और रेगुलेशन दे रखे हैं, अगर उनको आप फॉलो कर रहे हो तो आप रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952 में जो रूल्स एंड रेगुलेशन दे रखे हैं उनको फॉलो नहीं कर पा रहे, या कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर पा रहे, या डाइवर्ट हो रहे हैं वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, तो ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन जिनको आप फॉलो नहीं कर पा रहे, उसकी सूचना अगर आपने इनकम टैक्स कमिश्नर को दे दी और उससे परमिशन ले ली कि साहब हम लोग ये रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं कर पा रहे, मेरी दिक्कत आ रही है, और उन्होंने परमिशन दे दी आपको, तो भी आप इसमें जा सकते हो, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में जा सकते हो। लेकिन बशर्त आपको ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करने की सूचना किसको देनी पड़ेगी? इनकम टैक्स कमिश्नर को देनी पड़ेगी, और वो आपको उससे प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा।
तब जाके आप रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में जा सकते हो। अगर उसने सहमति दी तो क्या दिक्कत है? अगर वो कहता है ठीक है भाई आपने कहा साहब हम लोग ये रूल्स एंड रेगुलेशन है लेकिन कुछ रूल इसके जो है ना पीएफ के इसको हम लोग क्या नहीं कर पा रहे, फॉलो नहीं कर पा रहे, हमें प्रॉब्लम आती है फॉलो करने में, और अगर इनकम टैक्स कमिश्नर उसको जस्टिफाई कर लेता है, उसको सेटिस्फाई हो जाता है ये बात आपकी जो आपने बात रखी है उससे वो सेटिस्फाई है और उसमें परमिशन दे दी कि कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग इसको ऐसे ही कंटिन्यू कर सकते हो, तो ऐसे केस में भी आप रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में जा सकते हो। तो दो कंडीशन है, all rules and regulations which are as mentioned in PF Act 1992 are followed by the employer. In case some rules or regulations are not followed and prior permission adopted from commissioner, then क्या हो सकता है? आप लोग रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में माने जाओगे। अदरवाइज अगर इन दोनों में से कोई एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती, नॉट फुलफिल्ड, any one of them, इन दोनों में से कोई एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो आप क्या माने जाओगे? अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड माने जाओगे, यानी आप अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की कैटेगरी में आओगे। समझ में आया दोनों में डिफरेंस? रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड क्या होता है? दो कंडीशन, दोनों में से एक कंडीशन फुलफिल करोगे तो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में जाओगे, अदरवाइज दोनों में से कोई एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं करोगे तो अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में जाओगे। ठीक है, अब बात आती है आगे। अब इसकी इनकम की बात करते हैं। होता क्या है, जब कोई पर्सन यानी कोई भी इंडिविजुअल एसएससी जॉब करता है तो क्या होता है, गवर्नमेंट ने क्या बोला उसको, गवर्नमेंट ने ये बोला कि सर आप जॉब कर रहे हो तो आपकी सैलरी में से एक फिक्स अमाउंट पीएफ के नाम से डिडक्ट किया जाएगा और उसको पीएफ अकाउंट में जमा कराया जाएगा, पीएफ अकाउंट में कंट्रीब्यूट किया जाएगा, जमा करवाया जाएगा, और वो जो जमा होगा पीएफ अकाउंट में वो पैसा आपको रिटायरमेंट के बाद मिलेगा। जैसे मान लो एक्स एक एम्प्लॉई है जो वर्क कर रहा है, जो काम कर रहा है वाई लिमिटेड में, एक्स एक एम्प्लॉई है जो काम कर रहा है वाई लिमिटेड में, एक्स की मंथली सैलरी जो है, एक्स की मंथली पे मान लो वो है 10,000 रुपए, कितनी है? 10,000 रुपए। उस केस के अंदर गवर्नमेंट ये बोलती है कि एक फिक्स अमाउंट से, यानी एक फिक्स अमाउंट आपका डिडक्ट किया जाएगा। माना कि उसका पीएफ डिडक्ट किया जाता है उसकी सैलरी से 2,000 रुपए, तो उसको नेट कितना मिलेगा? 8,000 रुपए। उसकी सैलरी में से उसका पीएफ कितना डिडक्ट होता है? 2,000 रुपए, तो उसको नेट कितना मिलेगा? 8,000 रुपए। अगर उसको पीएफ डिडक्ट करके और डिडक्ट किया गया है 2,000 रुपए, ये किसमें जमा कराया जाएगा? पीएफ अकाउंट में, एम्प्लॉय पीएफ अकाउंट में, एम्प्लॉय पीएफ अकाउंट है ना, ये उसमें डिपॉजिट होगा। लेकिन जब गवर्नमेंट ने ये बोला कि आप एम्प्लॉय का पीएफ डिडक्ट करके उसके पीएफ अकाउंट में डिपॉजिट करवाओगे तो ये पैसा उसको आफ्टर रिटायरमेंट मिलेगा, लेकिन साथ में इतना ही अमाउंट, इतना ही सिमिलर अमाउंट एम्प्लॉयर भी डिडक्ट करेगा, यानी एम्प्लॉयर भी अपनी पॉकेट से किसमें कंट्रीब्यूट करेगा? एम्प्लॉय के पीएफ अकाउंट में, यानी एम्प्लॉयर को भी, एम्प्लॉय का तो कितना आएगा इसमें? 2,000 रुपए प्लस 2,000 रुपए इसके अकाउंट में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा, इसको बोलेंगे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। ठीक है, और ये जो कंट्रीब्यूट किया गया ये किससे किया गया है? एम्प्लॉय की सैलरी में से कंट्रीब्यूट किया गया है, उसकी सैलरी से काट के जमा कराया गया है ना पीएफ अकाउंट में, तो ये कौन सा कंट्रीब्यूशन होगा? एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। ठीक है, ये एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन होगा, ये एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होगा। एम्प्लॉय पीएफ अकाउंट में ये दोनों पैसा टोटल कितना रुपए जमा हो जाएगा? 4,000 रुपए जमा हो जाएगा। जितना पैसा एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूट होगा उतना ही एम्प्लॉयर को अपनी पॉकेट में से निकालकर एम्प्लॉय के बिहाफ पे जमा करवाना है, यानी एम्प्लॉय के लिए जमा करवाना है। बात समझ में आई? टोटल 4,000 रुपए उसके पीएफ अकाउंट में जमा हो गए।
अब क्या होगा, ये 4000 जमा होने के बाद में इस अकाउंट पे, पीएफ अकाउंट में इंटरेस्ट मिलेगा। क्या होगा, इंटरेस्ट मिलेगा। इधर लिख देता हूं, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, ये इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, माना कि इनको इस 4000 रुपए पे कितना रुपए इंटरेस्ट मिलता है, मान लिया कि इसका एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन पे 100 रुपए इंटरेस्ट बनता है, तो उतना इंटरेस्ट यहाँ बनेगा, सेम इंटरेस्ट बनेगा, 100 रुपए यहाँ इंटरेस्ट बना। तो टोटल इस फंड में कितना पैसा हो जाएगा, इस फंड में टोटल पैसा हो जाएगा हमारा 4200 रुपए, राइट। ये दोनों ऐड हो जाएंगे। 4000 का ऑलरेडी कंट्रीब्यूशन किया है, इंटरेस्ट हो गया 100 रुपए, उसका इंटरेस्ट हो गया 100 रुपए, 4200 रुपए हो गए। अब ये जो टोटल अमाउंट है, ये टोटल अमाउंट हमारा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में पड़ा रहेगा। ठीक है, कब तक, जब तक हम रिटायर्ड नहीं हो जाते। जैसे हम जॉब से रिटायर्ड हो जाएंगे तो हमें ये पेमेंट, जो भी ये पेमेंट है हमारा, ये लमसम के रूप में मिलेगा। कैसे मिलेगा, लमसम अमाउंट मिलेगा हमें, यानी कंप्लीटली मिल जाएगा पूरा, हैंडसम अमाउंट हमें पूरा कंप्लीट मिल जाएगा। तो हमें कितने तरह की इनकम मिलेगी। सबसे पहले तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन किया गया पीएफ अकाउंट में, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन हुआ पीएफ अकाउंट में, एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन पे इंटरेस्ट, एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन पे इंटरेस्ट, फिर उसके बाद उसको लमसम हमें मिल रहा है। तो लास्ट में जब हम उसको रिटायर्ड हो जाएंगे तब लमसम मिलेगा। तब उस केस में हमें करना क्या है, केवल 5 टॉपिक की हम बात करने वाले, इसमें वो क्या करना है। हमारे पास 5 तरह की इनकम होती है। कितनी तरह की इनकम होती है, 5 तरह की। वो कैसे, पहले तो कोई बंदा जॉब करेगा, जॉब करने से उसको सैलरी मिलती है, उस सैलरी में से कुछ अमाउंट डिडक्ट करके उसके पीएफ में डाला जाता है। तो वो जो सैलरी होती है, उस सैलरी में तो इनकम ही होती है हमारी, और उस इनकम में से तो कुछ डिडक्ट करके हम क्या कहाँ डालते हैं, पीएफ अकाउंट में। तो पहले तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है, यानी एम्प्लॉय की जो कंट्रीब्यूशन होता है उसकी सैलरी से जो काटा जाता है वो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है पीएफ अकाउंट में। तो पहली इनकम तो वो होती है हमें, जो सैलरी के रूप में मिलती है। दूसरी इनकम हमें क्या होती है, एक फोकट की इनकम होती है, जो एम्प्लॉयर हमारे लिए हमारे पीएफ अकाउंट में कंट्रीब्यूट करता है सिमिलर अमाउंट, ये हमें फोकट की इनकम होती है। क्योंकि सैलरी तो मान लो उस बंदे की 10,000 रुपए है, अब उसमें से हमने 2,000 रुपए काट कर हमने उसको 8,000 रुपए दे दिए। अब 2,000 रुपए उसके कहाँ जमा हो गए, पीएफ अकाउंट में। लेकिन एम्प्लॉयर भी 2,000 रुपए और जमा कर रहा है, तो ओवरऑल उसकी सैलरी कितनी होगी, 12,000 रुपए। 8,000 तो उसको मिल गए, 4,000 रुपए उसके सेफली अकाउंट में पड़े, तो 12,000 रुपए हो गए उसकी सैलरी, 2,000 उसको फॉरवर्ड की मिल रहे हैं, तो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन। फिर उसके बाद में एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों ने जो कॉन्ट्रीब्यूशन किया उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, उसको उस पर क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। फिर क्या होगा, वो पूरा पैसा एक टाइम ड्यूरेशन के बाद, जैसे मान लो 25 साल की सर्विस है उसकी, तो 25 साल की जॉब होने के बाद में उसको पूरा लमसम मिलेगा, वो हंडसम अमाउंट पूरा लमसम मिलेगा, एक साथ मिलेगा, उसको यूज करेगा वो आगे। तो देखो, पहली इनकम एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन, दूसरी एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, तीसरी इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन, चौथी इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, पांचवी लमसम अमाउंट। इस तरह से है ना। तो देखो,
जब एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करेगा तो उस केस में क्या होगा? एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट किया, इसमें पहले ये बताने से पहले मैं तुम्हें एक वर्ड समझा देता हूँ, कुछ चीजों का मीनिंग समझा देता हूँ, तब आगे इसमें बात करेंगे। सेक्शन 10, सेक्शन 18 और सेक्शन 88 और 89। सेक्शन 10 क्या बोलता है? सेक्शन 10 बोलता है एग्जम्प्टेड। एग्जम्प्टेड का मतलब क्या होता है? ऐसी इनकम जो, जब मैंने आपको सेक्शन 4 पढ़ाया था तो बताया था स्कोप ऑफ टोटल इनकम, उसमें बताया था मैंने 4 हेड्स की इनकम को हम ऐड करते, सैलरी, 5 हेड की इनकम को हम ऐड करते, सैलरी, पीजीबीपी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन और अदर सोर्स, उसमें क्लबिंग करते, जोड़ने के बाद वो हमारी आती ग्रोस टोटल इनकम, उसमें डिडक्शन देते 80 डिडक्शन के बाद वो हमारी आती टोटल इनकम। टोटल इनकम में फिर हम लोग क्या करते हैं? टैक्स की कैलकुलेशन करते हैं। इस तरह से मैंने आपको बताया था, सेक्शन 4 पढ़ा था मैंने स्कोप ऑफ टोटल इनकम का, याद आया? तो एक बात ध्यान रखना बच्चों, जैसे मान लो किसी पर्सन की सैलरी 50,000 रुपए है। कितनी सैलरी? 50,000। सैलरी 50,000, ठीक है। अब उसकी अदर सोर्स की इनकम हुई, अदर सोर्स इनकम हुई 10,000, ठीक है। टोटल उसने कितना, उसकी ग्रोस टोटल इनकम कितनी? टोटल इनकम, ग्रोस टोटल इनकम हुई उसकी कितनी? 60,000 रुपए, ठीक है। यहां तक बात समझ आई क्या तुम्हें? कोई दिक्कत यहां तक नहीं है? अब जब उसकी ग्रोस टोटल इनकम 60,000 रुपए हुई तो उस केस के अंदर सेक्शन 10 ये बोलता है, सेक्शन 10 का हिंदी में बोलते हैं कर से मुक्त आय। हिंदी में क्या बोलते हैं? कर से मुक्त आय, जिसपे टैक्स नहीं लगता है, माफी दे दी गई। आपने पैसा कमाया, आपने इनकम अर्न करी, लेकिन डिपार्टमेंट ने बोला कि जा मजे कर, हम तुझसे इस इनकम पे कोई टैक्स नहीं लेंगे, ठीक है। तो आपने क्या किया? मान लो उसने सैलरी कमाई होगी तो अदर सोर्स की इनकम थी, इस अदर सोर्स की इनकम जो है वो एग्जम्प्टेड है, यानी मतलब कर से मुक्त है अकॉर्डिंग द सेक्शन 10। अकॉर्डिंग सेक्शन 10 में बताएंगे कौन कौन सी इनकम एग्जम्प्टेड होती है। अभी के लिए केवल इतना मान लो कि अकॉर्डिंग द सेक्शन 10 ये इनकम जो है एग्जम्प्टेड है, कर से मुक्त है। आपने उसको इसमें लिख के और टोटल इनकम 60,000 रुपए डाली, ठीक है। जब अब आप टैक्स लगाओगे, मान लो आपने डिडक्शन लिखी, डिडक्शन वो कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास, नील है डिडक्शन, तो तुम्हारी टोटल इनकम कितनी हुई? टोटल इनकम हुई 60,000 रुपए। ये हुई, ये होता है ना हमारा फॉर्मूला टोटल इनकम निकालने का। सबसे पहले सारे हेड्स की इनकम को ऐड करना, फिर उसमें डिडक्शन लेस करना, डिडक्शन कौन सी? 80 डिडक्शन लेस करना, फिर उसके बाद में टोटल इनकम पे टैक्स लगाना। तो आप टैक्स इस पे लगाओगे 60,000 रुपए टोटल इनकम पे? नहीं, ये तो एग्जम्प्टेड है, इस पे तो टैक्स लगेगा ही नहीं, इस पे तो टैक्स लगेगा ही नहीं। तो आप इसको टोटल इनकम में इंक्लूड ही क्यों करते हो? क्योंकि हमें तो टैक्स इस पे लगाना है, केवल इस पे। भाई ये तो कर से मुक्त है ना, गवर्नमेंट खुद ही कह रही है, इसमें तो आपको टैक्स देना ही नहीं है। तो आप 60,000 रुपये भी लगाओगे टैक्स, आप किस पे लगाओगे? 50,000 रुपये। तो 50,000 रुपये लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस 10,000 की जो इनकम है उसको एग्जाम्प कर दो, यानी इसको यहाँ पर ऐड ही मत करो, यहाँ पर ऐड ही मत करो। और अगर ऐड करते हो तो उसको यहाँ की यहीं लेस कर दो, 10,000 माइनस 10,000 जीरो जाएगी है, तो हमारी ग्रोस टोटल इनकम कितनी रह जाएगी? 50,000। और हमें टैक्स कितने में देना पड़ेगा? 50,000 रुपये। तो एग्जम्पशंस का मतलब क्या होता है? एग्जम्प्टेड इनकम का मतलब होता है ऐसी इनकम जो हमारी टोटल इनकम का पार्ट ही नहीं है। जैसे ये हमारी टोटल इनकम है ना, इस टोटल इनकम का पार्ट नहीं है ये। हमने 50,000 निकाला तो 50,000 में जुड़ी भी नहीं, नहीं जुड़ेगी। तो ये हमारी टोटल इनकम का पार्ट ही नहीं है, ये तो हमने ऐड ही नहीं करी, इसको तो हमने कवर ही नहीं करी। जब हम हमारी इनकम टोटल इनकम की कैलकुलेशन करते हैं तो एग्जम्प्टेड इनकम को ऐड ही नहीं करते। जो इनकम हमारी टोटल इनकम का पार्ट नहीं होता वो इनकम हमारी एग्जम्प्टेड इनकम होती है। कौन सी इनकम होती है? एग्जम्प्टेड इनकम होती है। सेक्शन 10 क्या बोलता है? ठीक है। सेक्शन 80 क्या बोलता है? सेक्शन 80 बोलता है डिडक्शन। सेक्शन 80 बोलता है कि ऐसी इनकम जो आपकी टोटल इनकम का पार्ट तो है लेकिन आगे जाके उसकी डिडक्शन मिल जाएगी, उस पर टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन एक बार टोटल इनकम का पार्ट तो उसको माना जाएगा, यानी टोटल इनकम में तो आपको उसको इंक्लूड करना
पड़ेगा, उसका पार्ट तो होगा, लेकिन आगे जाके आप सेक्शन 80 की जितनी भी डिडक्शन है वो ले सकते हो। जैसे मान लो आपकी सैलरी जो है वो 50,000 रुपए है और आपने अदर सोर्स की जो इनकम अर्न करी है वो 10,000 करी है। ये एग्जम्प्टेड नहीं है, ये एग्जम्प्टेड नहीं है, सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग एग्जम्प्टेड नहीं है। आपकी ग्रोस टोटल इनकम कितनी हुई, ये हो गई 60,000 रुपए, लेकिन सेक्शन 80 के तहत ये जो इनकम अर्न करी है इसकी डिडक्शन आपको मिल रही है। सेक्शन 80 के तहत मान लेते हैं सेक्शन 80 जो है ये डिडक्शन अलाउ करता है आपको। डिडक्शन जब अपने सेक्शन 80 पढ़ेंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे कौन कौन सी डिडक्शन मिलती है। अभी ये मान लेते हैं कि सेक्शन 80 आपको डिडक्शन देता है, ये बोलता है कि सर आप अपनी इनकम में से 10,000 रुपए की कटौती कर लो और बाकी पे टैक्स दे दो। ये टोटल इनकम आपकी कितनी होगी 50,000, तो इस पे टैक्स दे दो। मतलब समझे दोनों में डिफरेंस क्या हुआ कि डिडक्शन जब होती है तो डिडक्शन वाली जो इनकम है वो इनकम जो है वो ग्रोस टोटल इनकम का पार्ट होती है, लेकिन एग्जम्प्टेड इनकम ग्रोस टोटल इनकम का पार्ट नहीं होती। हमने एग्जम्प्टेड इनकम को तो यहीं से लेस कर दिया था, यहीं पे लेस कर दिया था, लेकिन डिडक्शन जो है वो पहले इनकम को ऐड की जाती है फिर उसके बाद लेस की जाती है। पहले इनकम को क्या करो, ऐड करो, फिर बाद में उसको लेस करो, तो वो पार्ट टू की टोटल इनकम होती है, यानी टोटल इनकम का पार्ट होती है वो इनकम। बात समझ में? एग्जम्पशन को क्या है, एग्जम्पशन को पहले ऐड करो फिर लेस करो, ऐसा सिस्टम नहीं है। एग्जम्पशन को हमें ऐड ही नहीं करना, एग्जम्प्टेड इनकम ऐड ही नहीं होती, लेकिन जो डिडक्शन वाली जो होती है जिसमें हमें डिडक्शन प्रोवाइड होती है उस इनकम को हम पहले क्या करते हैं, ऐड करते हैं, फिर बाद में उसको लेस करते हैं, उसको बोलते हैं डिडक्शन। और 88, 89 क्या करता है, हमें रिलीफ देता है, टैक्स में रिलीफ या रिबेट देता है, टैक्स में रिबेट या रिलीफ देता है। तो देखो क्या हुआ, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट ये बोलती है कि अगर किसी भी एम्प्लॉय ने कॉन्ट्रीब्यूशन करा है किसमें, पीएफ में, पीएफ में कौन से पीएफ में, स्टैट्यूटरी पीएफ में, तो उसे सेक्शन 80C के तहत डिडक्शन प्रोवाइड होगी। क्या मिलेगी, डिडक्शन मिलेगी। डिडक्शन कैसे, उसकी टोटल इनकम में तो ऐड किया जाएगा पहले उस पीएफ को, जितना उसने कंट्रीब्यूट किया है ना उसको पहले उसकी टोटल इनकम में ऐड किया जाएगा, लेकिन लास्ट में नीचे जाकर डिडक्शन के नाम से उसको लेस कर दिया जाएगा और उसको उसका बेनिफिट मिल जाएगा और उस कंट्रीब्यूशन पे उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। समझ में आई बात? गवर्नमेंट क्या बोलती है कि एम्प्लॉय, अगर एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में कोई भी अमाउंट कंट्रीब्यूट करता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको पहले उसकी टोटल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा, बाद में उसको क्या कर दिया जाएगा, लेस कर दिया जाएगा, यानी डिडक्शन दे दी जाएगी सेक्शन 80 के तहत और उसको उसका बेनिफिट मिल जाएगा और उस पे उसको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर मान लो उसने 10,000 रुपए पीएफ का पैसा होगा कंट्रीब्यूट किया हो मान लो किसी एम्प्लॉय ने, तो उसको क्या करना पड़ेगा, पहले 10,000 रुपए अपनी सैलरी में इंक्लूड करना पड़ेगा, टोटल इनकम इंक्लूड करना पड़ेगा, बाद में वो 10,000 की डिडक्शन लेगा और टैक्स कितने में देना पड़ेगा, 50,000 का, तो उसको बेनिफिट मिल जाएगा कितने का, इस अमाउंट पे, जो अमाउंट उसने कंट्रीब्यूट किया उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ठीक है, उसका बेनिफिट उसको मिल जाएगा। फिर उन्होंने बोला कि अगर किसी ने स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होता है, यानी एम्प्लॉयर ने स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में कोई कंट्रीब्यूशन किया है, तो गवर्नमेंट बोलती है हम उसको एग्जाम करते हैं, माफी देते हैं, आपको क्या नहीं देना, उस पर टैक्स नहीं देना, एग्जम्पशन, डिडक्शन नहीं, एग्जम्पशन, आपको उसको अपनी टोटल इनकम में इंक्लूड ही नहीं करना, यानी जोड़ना ही नहीं है आपको उसको। डिडक्शन के केस में तो क्या पहले जोड़ना है फिर बाद में लेस करना है, लेकिन एग्जम्पशन के केस में क्या आपको भूल जाना है, आपको ऐसी कोई इनकम भी हुई है ये इनकम भूल जाओ, आपको इंक्लूड ही नहीं करना, आपको ऐसी इनकम हुई है ये बिल्कुल भूल जाओ, उसको बोलते हैं एग्जम्पशन। समझ में एक बात, कर मुक्ति, तो यहाँ पर वो इनकम एग्जेम्प्ट हो जाएगी। गवर्नमेंट ने क्या बोला, अगर एम्प्लॉयर ने स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में कोई कंट्रीब्यूशन किया है तो वो पूरा एग्जेम्प्ट होगा। इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, अगर एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे कोई इंटरेस्ट मिलता है और उसकी इनकम होती है तो गवर्नमेंट कहती है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में किया गया इन्वेस्टमेंट, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में किए गए कंट्रीब्यूशन से अगर कोई भी इंटरेस्ट की इनकम होती है, चाहे वो एम्प्लॉयर हो चाहे वो एम्प्लॉई हो, दोनों ही केस में वो एग्जम्प्टेड होगा, उस पे माफी दी गई है, आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है, जा छोड़ दिया। फिर उसके बाद बोला कि
चलो ये सब तो हो गया, लेकिन जब गवर्नमेंट एम्प्लॉई रिटायर्ड हो जाएगा और उसके स्टेचुटरी प्रोविडेंट फंड से निकालकर उसको रिटायरमेंट बेनिफिट यानी ड्यूरिंग द रिटायरमेंट उसको एक हैंडसम अमाउंट लमसम रूप में दिया जाएगा, तो उसका क्या किया जाए? बोले उसको भी हमने एग्जेम्प्ट कर दिया, आपको अपनी टोटल इनकम में इंक्लूड नहीं करना है, इसकी भी आपको माफी दी गई। बात समझ में आई क्या? यहाँ तो कोई दिक्कत? उसके बाद गवर्नमेंट बोलती है कि अगर किसी भी एम्प्लॉय ने, कौन सा एम्प्लॉय? प्राइवेट एम्प्लॉय ने रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन किया है तो उसको सेक्शन 80C के तहत डिडक्शन मिल जाएगी। डिडक्शन समझ लो, पहले जोड़ेंगे फिर लेस करेंगे। लेकिन अगर किसी एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है, किसके लिए? एम्प्लॉय के लिए, तो उसको एग्जम्पशन मिलेगी, बट पूरी नहीं मिलेगी, एग्जम्पशन मिलेगी। क्या बोला कि एम्प्लॉयर अगर कंट्रीब्यूशन करता है एम्प्लॉय के लिए तो वो इनकम एग्जम्प्टेड होगी 12% तक। कहां तक एग्जम्प्टेड होगी? 12% तक। किसके 12% तक? सैलरी के 12% तक वो एग्जम्प्टेड होगी, बाकी की क्या होगी बताऊंगा, टैक्सेबल होगी। उसके बाद उसने क्या बोला? अगर आपको कोई भी इंटरेस्ट मिलता है, किससे? चाहे गवर्नमेंट, चाहे एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन से हो, चाहे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन से हो, दोनों ही केस में अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है तो ऐसा इंटरेस्ट एग्जम्प्टेड होगा अप टू 9.5%। ऐसा इंटरेस्ट एग्जम्प्टेड होगा 9.5% ऑफ टोटल इंटरेस्ट, यानी जो कंप्लीट इंटरेस्ट आपका हुआ है उसका 9.5% तक एग्जम्प्टेड होगा, बाकी टैक्सेबल होगा। यहां बोला गवर्नमेंट ने कि जब आप रिटायर्ड हो जाओगे और जब आपको पूरा लमसम अमाउंट दिया जाएगा तो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में आने वाले पर्सन को पूरा लमसम अमाउंट एग्जम्प्टेड होगा, उसे कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। भूल जाओ ऐसी कोई इनकम हुई है आपको। यूआरपीएफ अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के लिए गवर्नमेंट ने कहा कि ये अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है, मतलब ये रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से नहीं चलता, रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से नहीं चलता, तो हम इसको किसी तरह की कोई सिंपैथी यानी किसी तरह का कोई बेनिफिट नहीं देने वाले हैं। अगर कोई एम्प्लॉय इसमें कंट्रीब्यूट करता है तो नो डिडक्शन, क्या लगेगा? टैक्स लगेगा। यानी नो डिडक्शन का मतलब उसको टोटल इनकम में ऐड करो, नीचे उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी, यानी पूरे पे टैक्स देना पड़ेगा। यहाँ ऐड करो तो 10,000 रुपए, टोटल इनकम 60,000 है, कोई डिडक्शन नहीं है 10,000 रुपए की, टैक्स कितने पे दो? पूरे 60,000 रुपए दो। और अगर मान लो यहाँ 80C की डिडक्शन मिलती है तो 60,000 में 10,000 लेस करो, टैक्स कितने पे देना पड़ेगा? 50,000 रुपए। तो बेनिफिट मिला ना 10,000 रुपए का, 10,000 रुपए कम पे टैक्स देना पड़ा। और अगर नहीं नॉन डिडक्शन होती है तो उस केस में पूरे 60,000 रुपए टैक्स देना पड़ेगा, तो बेनिफिट नहीं मिलेगा। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है तो उस केस में हम इसे एग्जेम्प्ट करेंगे, कर से मुक्ति देंगे, बताऊंगा। जबकि अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है, इलीगल प्रोविडेंट फंड है जो रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से नहीं चल रहा, फिर भी गवर्नमेंट इसमें एग्जेम्पशन दे रही है, कितनी बड़ी बात है, कैसे पॉसिबल है बताऊंगा वो। इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, अगर एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है उस कंट्रीब्यूशन पे इंटरेस्ट मिलता है तो वो टैक्सेबल होगा। टैक्सेबल होगा कौन से हेड में? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, वहां जाके टैक्सेबल हो जाएगा वो इंटरेस्ट, उसमें कोई छूट नहीं है। लेकिन अगर एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे कोई इंटरेस्ट क्रेडिट होता है तो वो एग्जेम्प्ट होगा। अरे सर ये क्या बोल दिया आपने कि अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है उसमें भी आप एग्जेम्पशन दे रहे हो, मतलब बेनिफिट दे रहे हो, ये कैसे हो सकता है? गवर्नमेंट ऐसे कैसे कर सकती है? देखो गवर्नमेंट ने क्या सोचा,
गवर्नमेंट ने सोचा कि अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड कौन बना रहा है, वो बना रहा है कौन, कंपनी, एम्प्लॉयर। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि एम्प्लॉय से तो हाथ क्या कर लिया जाए, उसी समय पर क्या कर लिया जाए, डिडक्शन नहीं देकर उसे टैक्स वसूल लिया जाए। जिस साल में उसको ये कंट्रीब्यूशन हो रहा है, जिस साल में उसको इंटरेस्ट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, उसके कंट्रीब्यूशन पे उसका इंटरेस्ट भी टैक्सेबल कर दिया जाए अदर सोर्स के हेड में। और ये जो दोनों हेड है, यानी इन दोनों में जो कंट्रीब्यूशन में जो इंटरेस्ट क्रेडिट हो रहा है, इन दोनों पे हम एग्जम्पशन दे देते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, 20 साल बाद 25 साल बाद जब हमें रिटायरमेंट के टाइम पे पूरा का पूरा लमसम अमाउंट मिलेगा तो उस पर हमें टैक्स लेना है। और उस समय हम जब टैक्स लेंगे तो वो ज्यादा आएगा। कितना आएगा, ज्यादा आएगा। अगर हम लोग हर साल के साल इस पे टैक्स लेंगे तो गवर्नमेंट ने सोचा कि वो तो हमारे पास कम आएगा, ठीक है, क्योंकि उसकी सीरीज कम होगी, उसकी स्लैब कम होगी। लेकिन जब हम 15 साल बाद 20 साल बाद एग्रीगेट अमाउंट पे टैक्स लेंगे तो वो बहुत ज्यादा होगा और हम लोग को ज्यादा बेनिफिट होगा। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा, गवर्नमेंट ने बोला कि जब आपको आफ्टर रिटायरमेंट जब पूरा लमसम अमाउंट दिया जाएगा उस समय आपको क्या करना है, टोटल कलेक्टेड अमाउंट माइनस, इस पे तो हम ऑलरेडी टैक्स दे चुके हैं पहली बार, तो एक इनकम पे डबल बार तो टैक्स ले नहीं सकते हैं, तो माइनस एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। साथ में और किसको माइनस करेंगे, इस पे भी हम पहले टैक्स दे चुके, ठीक है, अदर सोर्स में उसी साल में। तो इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन, समझ आई मेरी बात। कहना क्या चाह रहे हैं कि हम टैक्स लगाएंगे, हम टैक्स लेंगे, कोई एग्जेम्पशन नहीं है, टैक्सेबल होगा। क्या टैक्सेबल होगा, जब आपको रिटायरमेंट के बाद में अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से टोटल अमाउंट कलेक्ट होगा, यानी वो जो हैंडसम अमाउंट है पूरा लमसम आपको कलेक्ट होगा, तो उस लमसम कलेक्टेड अमाउंट में से क्या लेस कर दिया जाएगा, एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है वो लेस कर दिया जाएगा, क्योंकि इसका टैक्स हम उसी रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में दे चुके हैं। और साथ में लेस कर दिया जाएगा एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे जो इंटरेस्ट है वो लेस कर दिया जाएगा, ठीक है। बाकी जो बचेगा उस पे आपको उस साल में टैक्स देना पड़ेगा जिस साल में आपको ये मिलेगा। तो बचेगा कौन सा, केवल यही तो बचेगा, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन बचेगा या फिर इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन बचेगा, ये दो ही तो बचेंगे। तो इन दोनों पे इसका मतलब हमें टैक्स देना है। तो गवर्नमेंट ने इन दोनों पे एग्जम्पशन नहीं दी, गवर्नमेंट ने सोचा कि मैं ईयर टू ईयर तो इनको एग्जम्प्ट कर देता हूं, लेकिन आफ्टर रिटायरमेंट जब ये एक साथ अमाउंट कलेक्ट होगा तो उस समय पे पूरे अमाउंट पे, यानी मतलब जो एग्जम्पशन मैंने दी है ना कंप्लीट, जितने सालों तक मैंने जितनी एग्जम्पशन दी है उतने सालों की एग्जम्पशन का जितना भी अमाउंट बनता है उस सारे अमाउंट पे एक साथ टैक्स वसूल लूंगा। अभी तो कम आएगा टैक्स, उस समय मोटा टैक्स आएगा। 25 साल बाद में अगर टैक्स आएगा तो कितना अमाउंट होगा पीएफ का, सोचो। एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयर के इंटरेस्ट का कितना अमाउंट होगा, बहुत सारा अमाउंट होगा, तो टैक्स भी ज्यादा बनेगा, स्लैब भी ज्यादा होगी, 30% की स्लैब में चला जाएगा टैक्स। और अगर अभी लूंगा तो 10% या 20% की स्लैब में टैक्स मिलेगा। तो गवर्नमेंट तक उस समय ज्यादा लूंगा, क्योंकि सजा तो बड़ी देनी है ना, क्योंकि अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में बड़ी सजा, तो बड़ी सजा देने के लिए उस समय लूंगा पूरा, ठीक है। अब आता है पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। देखो पब्लिक प्रोविडेंट फंड के केस में क्या होगा, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन तो कुछ होगा ही नहीं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयमेंट का रिलेशनशिप तो होता ही नहीं है पब्लिक प्रोविडेंट फंड में। ये तो मैंने तुम्हें बता दिया कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉयमेंट का रिलेशनशिप तो होता ही नहीं है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, तो सबके लिए, आम आदमी के लिए। तो किसी भी पर्सन ने अगर कॉन्ट्रीब्यूट किया पब्लिक प्रोविडेंट फंड में तो 80C के अंदर उसको डिडक्शन मिल जाएगी, ठीक है। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन होता नहीं है, हटाओ। इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन, जिसने भी अगर कॉन्ट्रीब्यूशन किया है पब्लिक प्रोविडेंट फंड में उसमें जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो इंटरेस्ट क्या होगा, कंप्लीट एग्जम्प्टेड होगा। कंप्लीट क्या होगा, एग्जम्प्टेड होगा।
एम्प्लॉयर इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होगा नहीं, क्योंकि एम्प्लॉयर है ही नहीं इस केस में, ठीक है। लमसम अमाउंट, अगर लमसम अमाउंट हमें मिलता है तो वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट होगा। समझ आई बात? तो दिक्कत नहीं आता है। क्या होगा, अगर लमसम अमाउंट हमें मिलता है किसमें, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में, तो पूरा एग्जाम्पल होगा। तो सीधी सी बात है, क्या इसकी डिडक्शन मिल जाएगी? अगर कोई भी पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करेगा तो डिडक्शन ले लेगा। अगर कोई भी बंदा अगर पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करेगा, कोई भी बंदा, चाहे एम्प्लॉय हो चाहे नॉन एम्प्लॉय हो चाहे कोई सेल्फ एम्प्लॉयड हो, अगर कोई भी इसमें कंट्रीब्यूट करेगा तो उसके इंटरेस्ट पे उसको एग्जेम्पशन मिलेगी, और उसको लमसम अमाउंट जब उसको रिटायरमेंट होगा तब उसमें एक साथ उसको जब लमसम अमाउंट मिलेगा पब्लिक प्रोविडेंट फंड से, तो पूरा पूरा एग्जाम्पल होगा। तो दिक्कत नहीं आता है। आगे चले, अब देखो, अब आप कहोगे सर कि अपन तो सेक्शन 7 की बात कर रहे थे, इनकम डीम्ड टू बी रिसिप्ट, आप बीच में ये प्रोविडेंट फंड का फंडा कहां से लिया है, इसका क्या मतलब है? देखो, इनकम डीम्ड टू बी रिसिप्ट, ये जो सेक्शन बना है ये इसी पे ही बेस्ड है। इस पे है, इसी पे ही बेस्ड है। इसमें से ही 3 पॉइंट निकाले गए हैं, टोटल 4 पॉइंट हमें ध्यान रखने हैं इनकम डीम्ड टू बी रिसिप्ट के, 4 पॉइंट हमें याद करने हैं, और वो इनकम डीम्ड टू बी रिसिप्ट मानी जाएगी, जिसके 3 पॉइंट इसी में से निकाले गए हैं, इसी पे बेस्ड है वो। देखो बताता हूँ कौन से पॉइंट। पॉइंट नंबर 1, पहला पॉइंट क्या होगा इसका, इनकम डीम्ड टू बी रिसिप्ट। कौन सी इनकम डीम्ड टू बी रिसिप्ट मानी जाएगी? फर्स्ट पॉइंट, एक्सेस कॉन्ट्रीब्यूशन इन आरपीएफ बाय एम्प्लॉयर। यानी एक्सेस कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ, अगर एम्प्लॉयर ने 12% से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन किया, अगर एम्प्लॉयर ने 12% से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन किया किसमें, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, तो ये माना जाएगा कि वो आपकी डीम्ड टू बी रिसिप्ट है। जैसे मान लो एम्प्लॉयर ने 15% कंट्रीब्यूट किया सैलरी का, कितना कंट्रीब्यूट किया सैलरी का, 15%, तो 12% तक तो क्या है, एग्जम्प्टेड है, तो 3% क्या होगा, डीम्ड टू बी रिसिप्ट मानी जाएगी। एक्सेस का मतलब क्या हुआ, 3% एक्सेस हुआ, तो 3% जो एक्सेस कंट्रीब्यूशन किया है आरपीएफ में एम्प्लॉयर ने, वो डीम्ड टू बी रिसिप्ट मानी जाएगी। किसकी मानी जाएगी, किसकी मानी जाएगी, एम्प्लॉय की मानी जाएगी, कि एम्प्लॉय को मिली है। लेकिन एक बात ध्यान रखना बच्चों, इसको डीम्ड टू बी रिसिप्ट क्यों बोला गया? देखो, हम लोगों ने, एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया पीएफ अकाउंट, वो मिलेगी कब हमें, आफ्टर रिटायरमेंट, लेकिन हम लोग इसको डीम्ड टू बी रिसिप्ट मानते हैं। जिस प्रीवियस ईयर में, जिस रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है एम्प्लॉय के लिए, हम उसी प्रीवियस ईयर में इसको रिसिप्ट मान लेते हैं। डीम्ड टू बी रिसिप्ट इसलिए बोला गया है, मानी गई रिसिप्ट, या इनकम डीम्ड टू बी रिसिप्ट मानी गई रिसिप्ट आय, यानी प्राप्त की गई आय, मानी गई प्राप्त की गई आय, ऐसी आय, ऐसी इनकम जो हमें एक्चुअली में, मतलब वास्तविक तौर पे या रियलिटी में रिसीव नहीं हुई, लेकिन फिर भी हम उसी रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में उसको रिसिप्ट मानते हैं। वो कौन से टाइप में होगा, देखो, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा किसमें, एम्प्लॉय के आरपीएफ अकाउंट में, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में, ठीक है, लेकिन वो मिलेगा कब, उसको रिटायरमेंट के बाद, लेकिन हम उसको रिसिप्ट कब मान लेंगे, आज ही मान लेंगे, इसी रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में, और वो कितनी होगी, एक्सेस होगी। तो रिसिप्ट कितनी होगी, एक्सेस होगी। एक्सेस किससे, एक्सेस 12% से ज्यादा जितनी भी कंट्रीब्यूशन किया है एम्प्लॉयर ने, वो एक्सेस जो है, वो एक्सेस कंट्रीब्यूशन क्या कहलाएगा, डीम्ड टू बी रिसिप्ट। दूसरा बोला कि अगर एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों के कंट्रीब्यूशन पे जब कोई इंटरेस्ट मिलता है, तो वो इंटरेस्ट भी कम मिलेगा जब हम रिटायर्ड होंगे। लेकिन हम आज अगर
गवर्नमेंट ने हमारे पीपीएफ अकाउंट में क्रेडिट कर दिया है इंटरेस्ट को, ठीक है, तो हम उसको डीम टू बी रिसिप्ट मान लेंगे। हम हमारे रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में उसको डीम टू बी रिसिप्ट मान लेंगे, जबकि हमें वो इंटरेस्ट मिलेगा कब, जब हम रिटायर्ड होंगे तब। लेकिन हम रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, जिस रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में गवर्नमेंट ने हमारे पीपीएफ अकाउंट में इंटरेस्ट को क्रेडिट किया है, हम उसको डीम टू बी रिसिप्ट उसी रेलेवेंट ईयर में मान लेंगे। और वो कितना होगा, एक्सेस इंटरेस्ट by 9.5%। एक्सेस इंटरेस्ट बाय 9.5%, 9.5 से ज्यादा का जितना भी इंटरेस्ट होगा ज्यादा, मान लो किसी ने कोई पीपीएफ अकाउंट में 10% की रेट से या फिर 11% की रेट से, आपको ये मानो 11% की रेट से आपके पीपीएफ अकाउंट में, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन दोनों पर 11% की रेट से आपके पीपीएफ अकाउंट में इंटरेस्ट को क्रेडिट किया है, तो आपको क्या माना जाएगा, इस रेलेवेंट प्रीवियस ईयर के अंदर ही 1.5% जो एक्सेस है उसको डीम टू बी रिसिप्ट मान लिया जाएगा। जबकि ये मिलेगा कब आपको, ये मिलेगा आपको रिटायरमेंट के बाद में, रिटायर्ड होने के बाद है। लेकिन हम इस रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में इसको क्या मान लेंगे, डीम टू बी रिसिप्ट मान लेंगे और टोटल इनकम में इंक्लूड कर लेंगे और इस पर टैक्स दे देंगे जितना भी एक्सेस होगा। थर्ड पॉइंट, कई बार क्या होता है कि कई एम्प्लॉय ऐसा काम करते हैं कि पहले अनरजिस्टर्ड होते हैं, मतलब अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में अपना रजिस्ट्रेशन करवा के रखते हैं। मान लो 20 साल की सर्विस है, तो 20 साल की सर्विस में उन्होंने क्या किया, 19 साल तक अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड को यूज किया। अब जब 19 साल हो गए तो नेक्स्ट 20 साल के अंदर क्या करते हैं, अपना अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड को ट्रांसफर कर लेते हैं रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, ताकि जब उन्हें 20 साल खत्म होने के बाद लमसम अमाउंट मिले तो वो पूरा एग्जम्प्टेड हो जाए। बहुत समझदारी करते हैं वो, क्या करते हैं, पहले 19 साल तो क्या करेंगे, वो अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में काम करेंगे, फिर उसके बाद में उसको ट्रांसफर कर लेंगे आफ्टर 19 ईयर्स या मिड ड्यूरेशन ऑफ सर्विस, मतलब जब हमारी सर्विस चल रही है उस ड्यूरेशन के अंदर बीच में उसको ट्रांसफर कर लेंगे आरपीएफ अकाउंट में, और लमसम अमाउंट लेते वक्त ये कहते हैं कि हमारा लमसम तो एग्जम्प्ट है, क्योंकि आरपीएफ में आपने एग्जम्पशन दी है लमसम की और यहाँ टैक्सेबल है। तो गवर्नमेंट ये बोलती है ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। गवर्नमेंट ये कहती है कि जिस भी रेलेवेंट प्रीवियस ईयर के अंदर आपने अपना अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का अमाउंट ट्रांसफर किया है प्रोविडेंट फंड में, उसी रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में हम ये मान लेंगे कि आपने अपना अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का अमाउंट कलेक्ट कर लिया, रिसीव कर लिया है, और उसी साल में आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। बस समझ में आएगा। हम क्या मान लेंगे, जैसे आप ट्रांसफर करोगे तो वो जो बैलेंस आप ट्रांसफर करोगे उसको हम ये मान लेंगे कि आपने अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से लमसम अमाउंट क्या कर लिया है, रिसिप्ट कर लिया है, उसको बोलेंगे डीम टू बी रिसिप्ट, आपको रिसिप्ट हो गया है, और उसी रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में हम उस पर टैक्स इंपोज कर देंगे और आपको उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा। आफ्टर देन वो क्या माना जाएगा, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड माना जाएगा। जैसे 19 साल की जॉब के अंदर अगर उन्होंने यहाँ पर ट्रांसफर किया अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के बैलेंस को रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में ट्रांसफर किया है, तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, तो 19वां साल जिसमें आपने ट्रांसफर किया है ना, उसी साल में हम ये मान लेंगे कि आपको पूरा लमसम अमाउंट, जितना भी अमाउंट आपने ट्रांसफर किया है वो पूरा लमसम अमाउंट आपको क्या हो गया, मिल गया, और 19वें साल का जो प्रीवियस ईयर होगा उस प्रीवियस ईयर में आप पे टैक्स इंपोज कर दिया जाएगा। फिर आपको एग्जम्पशन किसकी मिलेगी, केवल 1 साल की एग्जम्पशन मिलेगी, जो 20वां साल है उसकी मिलेगी। आप ऐसा नहीं है कि पूरे 20 सालों की एग्जम्पशन लोगे, जो 1 साल बचा है 19 साल तक का पैसा आपने इसे ट्रांसफर किया, गवर्नमेंट ने माना कि अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में से आपने कलेक्ट कर लिया है ना, अब आज उसको आप उस पर आज क्या करोगे, टैक्स होगा इसी प्रीवियस ईयर में, और आपने रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में उस पर टैक्स दे दिया। अब बचा कौन सा साल, अगला 1 साल, 20 साल की आपकी जॉब थी, तो 1 साल के अंदर जितना भी अमाउंट रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में कलेक्ट होगा वो अमाउंट जब आप आफ्टर रिटायरमेंट 20 साल के बाद 21वें साल में जब वो अमाउंट उठाओगे, वो अमाउंट लोगे, तो 1 साल का अमाउंट, पूरा जो अमाउंट मिलेगा उसके अंदर 1 साल का अमाउंट एग्जम्प्टेड होगा, बाकी टैक्सेबल रहेगा। बात समझ में? तो गवर्नमेंट बोलती है इफ अमाउंट ऑफ unrecognized provident fund are transferred in recognized provident fund, then
बी रिसिप्ट, इसको हम डीम टू बी रिसिप्ट मानेंगे और रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में इस पे टैक्स इंपोज कर देंगे। बात समझ में आई? फोर्थ पॉइंट है इसका, चौथा पॉइंट है सेक्शन 80CCD। ये मैं आपको अभी नहीं बताने वाला, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा जब मैं आपको 80 की डिडक्शन पढ़ाऊंगा, सेक्शन 80 की डिडक्शन बताऊंगा, तब मैं वहां पर जाके इसको आपको एक्सप्लेन करूंगा कि सेक्शन 80CCD क्या है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि इनकम डीम टू बी रिसिप्ट क्या है, तो आप बताओगे कि इनकम डीम टू बी रिसिप्ट 4 तरह की है। ऐसा मत सोचना कि इससे सिंगुलर कोई इनकम हो तो उसको हम इनकम डीम टू बी रिसिप्ट में डाल दें, बिल्कुल नहीं कर सकते आप। इससे सिंगुलर इनकम को, इससे रिलेटेड कोई इनकम हो तो उसको हम इनकम डीम टू बी रिसिप्ट में डाल दें, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। जो सेक्शन बोल रहे हैं हमें केवल उन्हीं को इनकम डीम टू बी रिसिप्ट माना जाएगा, केवल हमें उसी को मानना है। जो सेक्शन बोल रहे हैं इनकम डीम टू बी रिसिप्ट, उसी इनकम को हमें डीम टू बी रिसिप्ट मानना है, अदर इनकम को हमें डीम टू बी रिसिप्ट नहीं मानना। सेक्शन क्या बोलता है कि केवल 4 तरह की इनकम है जो डीम टू बी रिसिप्ट में कवर की गई है। वो कौन कौन सी? पहली इनकम ये कि अगर एम्प्लॉयर ने रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में 12% से ज्यादा का कंट्रीब्यूट किया है, तो जितना भी ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया है वो इनकम डीम टू बी रिसिप्ट माना जाएगा और रेलेवेंट प्रीवियस ईयर के अंदर ही, जिस रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में जो कंट्रीब्यूट किया है उसी रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में उसे एक्सेस अमाउंट पे टैक्स इंपोज कर दिया जाएगा। इसी तरह से ये बोला कि अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे अगर पीएफ अकाउंट में गवर्नमेंट क्या करती है, इंटरेस्ट को क्रेडिट करती है, तो जितना भी रेट से इंटरेस्ट को क्रेडिट करती है, अगर वो 9.5% से ज्यादा क्रेडिट किया गया है, तो उसी रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में जिसमें उसको क्रेडिट किया गया है वहीं पे इनकम डीम टू बी रिसिप्ट मान लिया जाएगा और टोटल इनकम में ऐड करके उसको उस पर टैक्स इंपोज कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके साथ में बोला गया कि अगर जिस भी प्रीवियस ईयर में, जिसमें रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में अगर एसएससी जो है वो क्या करता है, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से ट्रांसफर करता है प्रोविडेंट फंड में, तो ऐसे केस में जिस रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में उसने अपना अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से ट्रांसफर किया अमाउंट रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, तो ये मान लिया जाएगा कि उसे उसी रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में अमाउंट कलेक्ट हो गया है और उस लमसम अमाउंट पे टैक्स लगा दिया जाएगा। ठीक है, उसको एग्जम्पशन नहीं मिलेगी आरपीएफ के अंदर लमसम की। ठीक है, बात समझ में? फोर्थ मैंने आपको बताया सेक्शन 80CCD, जो मैं सेक्शन 80 की डिडक्शन आपको पढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा। यहाँ तक समझ आया? आज के लिए इतना काफी है। आज हम लोगों ने सेक्शन 7 की बात करी है, नेक्स्ट क्लासेस के अंदर हम सेक्शन 8 की बात करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।